ओके, दैट इज नाइस, ठीक है, गुड। तो हम पहले से कंप्लीट करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फिर हम आगे कुछ कर सकें। तो वी लेफ्ट इट ओवर हियर आज के सेशन में, राइट। और हम यहाँ से इसको वी कैन कैरी ऑन फर्दर। So the question was asking us to find out the density, and that is what we stopped with. So density would be 1050 times 0.1. So we have this answer of 220.5 kilograms per cubic meter. Now the next part says the sphere is now held so that the entire volume is below the surface of the water. The sphere is then released. Calculate the initial acceleration of the sphere. That means this bicep now goes down. So it's somewhat like this. That's the fluid, and it goes on like this. So the entire volume is in. ठीक है। अब वो कहता है कि जब इसको रिलीज किया गया है तो इट स्टार्ट टू फॉल। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली बात है, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, देन इट स्टार्टेड टू फॉल। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम इसके ऊपर फोर्सेस एनालाइज करें, तो जब भी आपको एक्सेलरेशन, if you need to find out, so you have to analyze forces. What kind of forces would be there? So obviously there would be weight of this step, right, and the upthrust. That's basically it. So resultant force अगर हम find out करना चाहें, तो resultant force कैसे निकालेंगे? Since it moves initially downwards, so it should be downward force minus upward force, right? तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लेता हूँ so that it becomes more visible कि resultant force would be weight minus upthrust. Why am I subtracting weight through upthrust? Because weight downward force है, upthrust upward force है, और ये initially जब thrust को release किया गया, so it moved down, it never moved up. So that is why we are doing this. अगर for example हमने equation गलत भी बना दी, let's say हमने u माइनस डब्ल्यू भी बना दिया था, तो भी हमारा एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल। ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट फोर्स। हम किस ऑब्जेक्ट में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस स्फेयर में। तो उसके लिए वी कैन यूज मास ऑफ स्फेयर, एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर। दिस वुड बी मास ऑफ स्फेयर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, upthrust would be rho g v. That would be the volume of the fluid or volume of the sphere. Density of the sphere आपने अगर यूज करनी है, तो आई थिंक दैट वुडंट बी नाइस। डेंसिटी हमें यूज करनी चाहिए सी वाटर की, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चों को हो जाती है। ठीक है। तो अब ये बताएं कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। इस इक्वेशन को सॉल्व करने और मुझे क्लास में सब कौन कौन जैसे ही आपको लगे कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज माइक ऑन करके या अ, किसी भी तरह से बता दीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने भी अभी रखा ये क्वेश्चन था, जो बात में आया उससे उनको मैं बताता चलूँ, मैंने ये क्वेश्चन बनाई, दैट इज व्हाट आर। ठीक है। तो नाउ हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस। तो साइड पे आगे थोड़ा सा काम करना चाहिए, कचरा ना हो गया इसके लिए। या वी कैन ट्राई। सो मास ऑफ स्फीयर इज अननोन, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज अननोन, ठीक है, मास ऑफ स्फीयर इज अननोन, ठीक है, ये भी पता। Density is basically, we can relate it to mass per unit volume, right? ये हम काम कर सकते हैं, या हम मास की जगह पर यहाँ पे डेंसिटी टाइम, हाँ ये काम कर लेते हैं, दैट वुड बी मोर बेटर, मोर कन्वीनियंट। तो mass can be replaced here, mass can be replaced with density of the sphere and volume of the sphere, right? And this would be acceleration of the sphere equals, same works this way. So this would be density of the sphere, volume of the sphere, or G, right? Minus density of the fluid. देखो अपथ्रस्ट में जो 99% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अपथ्रस्ट में वो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर रख देते हैं। ये होना चाहिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो कि यहाँ कहीं पे गिवन थी, ये रही। मैं आगे निकल गया, ये रही। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वही होगा जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, तो उसकी हमें टेंशन नहीं है। सो दिस इज डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, नॉट द स्फीयर। ठीक है। जी इज नोन
और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये हमारे पास है। तो सिंस इन द एंटायर इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज देयर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द स्फेयर हमारे पास है, आई थिंक अब इस इक्वेशन में आप देखो सब कुछ आपको पता है। सो डेंसिटी ऑफ स्फेयर आपने कितनी निकाली है, 220.5। एक्सेलरेशन इज अननोन, डेंसिटी ऑफ द स्फेयर इज स्टिल 220.5, g is 9.81 minus density of sea water, it is 1050 times 9.81। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें 220.5 multiplied by 9, this comes out to be 2163.1। so now if we multiply 105 with 9, so this would be 103,000.5 divided by ये वाली जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले आइए, सो 220.5। तो नेगेटिव में आने वाला है क्योंकि डिसेलेरेशन हो रही है। तो 163.1 तो क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 220.5 से। तो आंसर कम्स आउट टू बी 37, 36.9 है तो 37 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, दैट वुड बी द एक्सेलरेशन विद एन नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लिया हुआ, अपवर्ड्स को नेगेटिव लिया हुआ। वो बता रहा है कि एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, तो ये आंसर आना चाहिए। ये बताओ, ये बात समझ में आती है सबको? गुड, नाइन। देन इट सेज इक्वेशन, अभी मतलब ये वाली इक्वेशन की बात करें हम। ये इक्वेशन आई है यहाँ से, मास की जगह पे आप सब्स्टिट्यूटेड डेंसिटी इसकी जगह पे। मास होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, राइट? ये हमने आज क्लास में भी किया था। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नो प्रॉब्लम। अच्छा, देन इट सेज इन दिस क्वेश्चन द स्फीयर decelerates upwards, नजर आ गया, ठीक है, हमें भी ये पता चल गया था। बट remains entirely below the surface of the water, state and explain what happens to the acceleration of the sphere as its velocity begins to increase। ठीक है, वो कहना चाहता है कि अब देखें, क्वेश्चन बड़ा अजीब सा उसने पूछा है, आप ये बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर पे क्या होगा जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन पे क्या होगा जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वो असल में बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो इसको समझने से पहले, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम याद करते हैं एक फ्री फॉल मोशन को। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक लर्निंग आउटकम पूरा हो जाएगा। लेट से एयर इज देयर एंड देन देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट फॉल्स। तो व्हाट यू से एट द बिगिनिंग क्या होता है, मैंने ये लिखवाया भी था, एट द स्टार्ट एट द बिगिनिंग एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम which is 9.81, right? But as speed increases, ठीक है, as speed increases, what happens? Air resistance starts to increase. अब यहाँ पे एयर तो है नहीं, तो फ्लूइड्स के केस में we say it is viscous drag, we say it is drag force, we say it can be fluid resistance। कोई भी नाम आप इसमें से जो आपको सही लगे, जो घर वालों को बताना हो ज्यादा कूल लगने के लिए, कोई भी, ये बड़ी मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड रेजिस्टेंस है वो एयर रेजिस्टेंस ही, बस वो क्योंकि गैस सी वाटर है तो सी वाटर रेजिस्टेंस कहना जाना थोड़ा सा अजीब लगता है ना, वो कह सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्कस ड्रैग कह लें, ड्रैग फोर्स कह लें, फ्लूइड रेजिस्टेंस कह लें, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती थी, राइट? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है एज स्पीड इंक्रीज। उसका भी कॉन्सिक्वेंस ये होता था
कि फिर इस स्फेयर की एक्सेलरेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, राइट। ये है बड़े मजे की बात, डीसेलरेशन होना शुरू हो जाती है। अब एक्सेलरेशन जब डिक्रीज होती थी तो फिर एक पॉइंट आता था कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाती थी, जिसे आप कहते थे कि वी हैव रीच्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज क्यों हुई है, तो आपका क्या रीजन होगा? तो रीजन होगा कि इंक्रीज हुई थी एयर रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे भी वो यही तो पूछ रहा है। उसने क्या पूछा, उसने बोला जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, राइट, आप बताओ एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ा है? तो आई कैन सिंपली राइट एक्सेलरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन, अब इसमें आप कोई भी नाम डाल दो, विस्कस ड्रैग डाल दो, फ्लूइड रेजिस्टेंस डाल दो, ड्रैग फोर्स डाल दो, ठीक है, विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे विस्कस ड्रैग वगैरह सब इंक्रीज होगा और एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बताइए, बात समझ में आती है? लेट्स ट्राई दिस। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के हाथ में बहुत आ जाते क्लास ये है, तो वो उनको कोई टेंशन होगी नहीं इसमें। ठीक है, तो मैंने कहा इससे हम कर लेते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बच्चे ही समझते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई उसके हाथ में लीज प्रिंसिपल। सर ये तो आपने कराया है जी, हाथ में लीज प्रिंसिपल आपने किया है, बस आपने नाम यूज नहीं किया था। नाम मुझे इसलिए यूज नहीं करना होता है इसका, क्योंकि इससे अजीब सी कंफ्यूजन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है कि वेन एवर a fluid is immersed, sorry, whenever an object या substance कर लेते हैं is immersed in a fluid, the substance displaces fluid equal to its own volume। तो ये तो आपने किया है ना, इसको तो आपने ड्राइव भी किया था कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को किसी फ्लूइड में डालोगे तो जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस के बराबर। उसने कहा कि यूज करो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल टू फाइंड आउट द रेडियस आर ऑफ द बलून। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या सीन है यहाँ पे। तो स्फेरिकल बलून is filled with a fixed mass of gas. A small block is connected to a string to the balloon as shown, where you can see that string balloon block. The block is held on the ground by an external force so that the string is vertical. ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्कुल वर्टिकल है, उसके साथ यहाँ पे बलून जो है वो रुका हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा। डेंसिटी ऑफ gas सराउंडिंग द बलून इज दिस, the upthrust acting on the balloon is 0.01, the upthrust acting on the string and the block is negligible। ठीक है, तो ये वाली चीज है ना, इसके लिए हमने कहा कि ये सब नेग्लिजिबल है, इसके ऊपर छोड़ना है। ए ने सिर्फ इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाया हुआ है, और अगर आपने शैतानी करनी है उसको काटने तो ये उड़ जाएगा, फिर जो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे वो रोएंगे। अब वो कहता है बाय यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बल्ब। मेरा ख्याल है दुनिया का आसान तरीन काम करने के लिए उसने बोला है रो जीवी यूज करो। अब थ्रस्ट उसने मुझे पकड़ा दिया, दैट इज 0.01। डेंसिटी उसने मुझे एयर की पकड़ा दी है, और जी होगा 9.81। वॉल्यूम मुझे नहीं पता क्या है, तो पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो वॉल्यूम वुड बी 0.071 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। तो 0.071 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। ठीक है, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 0.00603। अब वॉल्यूम मुझे पता है, क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ? तो आंसर इज यस। ये फॉर्मूला इज 4/3 πr क्यूब। वॉल्यूम की जगह पे रख दें 0.00603 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई इक्वल्स टू आर क्यूब। तो यहाँ से आर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, डिवाइड कर लेता हूँ 3.142। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास
आर क्यूब का 1.439 एक्सपोनेंट -3। क्यूब रूट ले लें बोथ साइड्स पे। तो if we take cube root and the answer what we get is 0.11 meters. ठीक है, do you guys get this part? ये सारी आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, so you don't have to worry about this, just tell me ये समझ में आए। Okay, good. Then it says the total weight of the balloon string and the block is this much. ठीक है, okay. The external force holding the block on the ground is removed so that the released block is lifted vertically upwards by the balloon. ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इट। अभी आपने ये काम किया भी था, आई थिंक अब आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमें करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, गाड़ी शुरू कर ना ना। तो उसके लिए हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इस तरह से आई थिंक हम कर सकते हैं। तो जरा मशवरा दें क्या किया जाए भाई। क्या हमारे पास अपथ्रस्ट है, क्या हमारे पास वेट है, मास है हमारे पास क्या? अच्छा दे दिया ना उसने, दे दिया सही, मास आ गया। आई थिंक फिर तो बिल्कुल ही काम आसान हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें वो जो बलून का जो सीन है पूरा वॉल्यूम वाला, वो तो ऑलमोस्ट सीन इज ऑफ। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। आप ये रियलाइज करें कि अपथ्रस्ट, ये बलून है भाई साहब के ऊपर, अपथ्रस्ट होगा ऊपर की तरफ राइट, और इसका वेट होगा नीचे की तरफ। ये जा ऊपर रहा है राइट, तो रिजल्टेंट फोर्स होगी ऊपर। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स वुड बी अपथ्रस्ट माइनस डब्ल्यू, राइट। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब आते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी भाई। रिजल्टेंट फोर्स होगी मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अपथ्रस्ट होगा रो जी वी, ठीक है, और वेट होगा एम जी। सही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें वेट तो पता है डायरेक्टली, 0.53 न्यूटन, 0.53, 0.053 न्यूटन, ठीक है। इसी को यूज करके हम मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं राइट, पूरे सिस्टम का। तो उससे हमारा ये वाला काम भी बड़े आराम से हल हो जाएगा। वरना आप एक्सेलरेशन वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो उससे भी काम आसान हो सकता है। तो लेट्स डू डू दी इजियर वर्क। एम जी, दिस इज 0.053। एम नहीं पता हमें, जी हमें पता है 9.81। अभी ये क्या हो गया? हम्म, भाई बड़े हो जाओ, फुल स्क्रीन पे चले जाओ। क्या मजाक है, हाँ अब सही है, सही है। ओके, एम जी बात है, ठीक है। तो एम निकालते हैं, 0.053 डिवाइडेड बाई 9.81। तो दिस कम्स आउट टू बी 5.40 एक्सपोनेंट माइनस, ये आ गया मास 5.40 एक्सपोनेंट -3। तो वी डोंट हैव एक्सेलरेशन राइट, वी कैन फाइंड दैट आउट। डेंसिटी ऑफ एयर उसने दी थी हमें क्वेश्चन में, 1.2 है। जी एस 9.81। वॉल्यूम जो कि उसने डिस्प्लेस किया है, आई थिंक वो आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। या आपके पास तो डायरेक्ट अपसेस है ना, ये करने की क्या जरूरत है, सो सॉरी। रो जी वी गिवन है ना आपको, तो डायरेक्ट आपको तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आंसर आएगा, तो ये वैल्यू तो ये रही, अब थ्रेस अभी यूज तो किया था। तो 0.071 माइनस वेट भी गिवन है 0.053। तो बस एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ क्या है मेरे पास, तो मेरे पास आ रहा है 0.071 माइनस 0.053 डिवाइडेड बाय जो मास का आंसर, तो 3.3 आ रहा है। कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, जिस भी बच्चे का ये था ना मार डालेगा वो आपको।
ये बताइए, बात समझ में आती है? पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कि मेरे पास जो है ना फुल जबरदस्त किस्म का जो है ना सेटअप बन गया है। पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं करा था, फिर मैंने कहा नहीं यार, रह जाएगी क्लास, 11 महीने 12 महीने को एक दो शरारत को कहा जाएगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ जो है वो काम किया और मेजोरिटी आ गए। ये बात है ना, दैट्स नाइस, दैट्स सो लवली, क्योंकि आप अगर बच्चा आ जाए ना, अगर बच्चा क्लास में आ जाए तो टीचर को आसमानों पे होता है मोटिवेशन। ठीक है, दैट इज नाइस। अच्छा, अब आते हैं पार्ट सी। द बलून कंटिन्यूज टू लिफ्ट द ब्लॉक। ठीक है, ऊपर ऊपर जाए जा रहा है, पागल हो गया बलून। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एज द ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली। अच्छा ही नहीं लगता वो दिन को, अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 1.4। आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक, द detached block briefly continues moving upwards before falling vertically downwards to the ground. The block hits the ground with a speed of 3.6 meters per second. ठीक है, ये बड़े मजे का सवाल है। कहता है assume that air resistance on the block is negligible. By considering the motion of the block after the string break, calculate the height of the block above the ground when the string break. अब ये आपको फाइंड आउट करने का उसने एक सिंपल सा टास्क दे दिया है। तो ये बहुत आसान सा काम है। क्या उसने कहा? उसने ये कहा कि भाई, ये भाई पहले ऊपर जा रहे थे। जब ये ऊपर जा रहे थे तो इसकी स्पीड थी 1.4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? तो ये इनिशियल स्पीड थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि ये स्प्रिंग टूट गया, तो ये थोड़ी देर ऊपर गया है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आया। अब जब ये नीचे आया तो इसकी स्पीड है 3.6 मीटर्स पर। ये भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। जाहिर है एक्सेलरेशन आपके पास है 9.81, और आपको निकालना है डिस्टेंस। ये तो आप निकाल लोगे, लेकिन बिफोर वी गो ऑन विद दैट, एक चीज आप आइडेंटिफाई करोगे क्या? देखो, इस पूरे मोशन में यू हैव टू आइडेंटिफाई आपने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी लेनी है वेलोसिटी। ये दो तीन बच्चे आए थे मेरे पास, उन्होंने दो तीन क्वेश्चंस किए थे ऐसे, तो अब ये बाकी सबके भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा, एनालाइज किया, उसमें आपको नजर आ रहा था पहले इट वाज मूविंग अप। तो अगर आपने अपवर्ड्स पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, या पॉजिटिव ले लो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पॉजिटिव ले लिया, तो ले लो, कोई मसला नहीं है। तो फिर आप डाउनवर्ड्स को क्या ले लो? नेगेटिव। या आप नेगेटिव लोगे, अंडरस्टैंडेबल बात है। डाउनवर्ड्स नेगेटिव आते आते तेज हो गई। ठीक है, अब अगर ये नीचे आते आते आपने तेज करना है तो फिर आप एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव लोगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये डाउनवर्ड्स है और हम दोनों चीजों को क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। ये बताओ, ये बात समझ में आई है? क्योंकि अगर आपने एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखी, तो फिर आप ये कह रहे हो कि डाउनवर्ड आते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो बेटा ये तो फिर डीसेलरेशन का केस हो जाएगा। डीसेलरेशन ऐसे होती है जिसमें वेलोसिटी जो है वो एक डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, नीचे आते आते चीजें तेज होती हैं, स्लो तो नहीं होती। नीचे आते आते वो कोई हवा में आगे ब्रेक थोड़ी लगाएगा कि आउच मैं रुक जाऊं, मैं गिरने लगाऊं, मुझे चोट लग जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो कार्टून्स में होता है। तो अब अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने ये पॉजिटिव लिया है तो फिर ये दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने कहा मेरी मर्जी है, मैं अपवर्ड्स को नेगेटिव लूंगा, ले लें कोई बात नहीं, तो फिर डाउनवर्ड्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये बताओ, ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद जो इक्वेशन आपने यूज करनी है, दैट इज बी स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2as। तो v आपके पास है, लेट से 3.6, u आपके पास है, लेट से -1.4, 2a है 9.81 टाइम्स s। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको s मिल जाएगा। दैट वुड बी 3.6 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 9.81, that would be 0.56. That is the height. ठीक है। Got it. सारे बॉयज जा चुके क्लास में, मसरूफ होंगे ना इस टाइम पे वो रात के।
चलो हाइट आ गई, देन इट सेज कैपिटल consider 1.2.2 steps graph to show the variation. Numerical values are not required. Assume that v is positive in the upward direction. का मतलब है कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो उसके ऑपोजिट की बात कर रहा है, वो बोल रहा है अपवर्ड पॉजिटिव लेना है। तो सबसे पहली चीज तो होना ये चाहिए कि जब वो ऊपर जा रहा था तो आपने देखा कि वो 1.4 तक से ऊपर गया, राइट। ग्रेडियंट जो है वो अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो बड़ा आसान सा काम है। यू था 1.4 और आई थिंक वी था, क्या था वी, 3.6, 3.6, ठीक है। वी था 3.6, तो ये उसने बोला पॉजिटिव, इसका मतलब है जब फ्लाइट शुरू हुई थी तो 1.4 होगा, तो वन, ये रहा 1, ये रहा 1.2, ये रहा 1.4 यहाँ से, और टाइम टी पे वो नीचे आया तो 3.6 पे वो नीचे आया। तो वैसे भी उसने कहा है कि वो तो मार्क नहीं करो वैल्यूज, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, 0.2, 0.4, 0.6, दैट्स 3.6, ये वाला। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये बोल, राइट, दैट वुड बी कैपिटल टी और दैट वुड बी स्मॉल टी। ये बताओ, ये बात समझ में आती है। ग्रेडियंट इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि वो जाहिर है नेचुरली एक एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, राइट। डू वी गेट दिस? नहीं। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, वापस चलते हैं। देखिए, उसने ये कहा कि हमारा जो स्केच है वो किसका होना चाहिए, वी और टी का, राइट। तो इनिशियली जब वो रिलीज हुआ है उसकी स्पीड है इतनी 1.4, जब वो फाइनली पहुंच रहा है ग्राउंड पे तो ये 3.6, उसने बोला ये पॉजिटिव लो ये नेगेटिव लो। मैंने पॉजिटिव 1.4 से शुरू किया और मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी 3.6, ठीक है। ये बताइए बेटा, ये बात समझ में आती है? एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट। तो ये तो आप बड़े आराम से कर लोगे। चलो यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह ताला कल करते हैं क्लास में, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारा क्लास भी हो गया, टाइम हो गया, बाकी बात है फिर इंशाल्लाह ताला करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, जजाकल्ला एंड सिंसियर अपॉलजीज फॉर नॉट ज्वाइनिंग ऑन टाइम।